चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। कॉस्ट शीट देख रहे हैं सर। कॉस्ट शीट के अंदर आपको ये कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है ये आपको आना ही चाहिए। कॉस्ट शीट के फॉर्मेट के बगैर आप कॉस्ट शीट के सम्स नहीं कर सकते। ठीक है, क्या है कॉस्ट शीट? देखिए कॉस्ट शीट क्या है एग्जैक्टली। कॉस्ट शीट कुछ नहीं है, एक शीट तैयार करते हैं, एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसके अंदर हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसके अंदर हम गुड्स को मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट फाइंड करते हैं, का तो सर्विसेज को रेंडर करने का कॉस्ट फाइंड करते हैं। मतलब ये कुछ नहीं है, एक कॉस्ट का स्टेटमेंट है जहां पे हम कॉस्ट को दिखाते हैं, कॉस्ट को दिखाते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड कॉस्ट ऑफ सेलिंग द गुड्स, सेलिंग द गुड्स टू द कस्टमर। ये कॉस्ट को हम यहाँ पे दिखाते हैं कॉस्ट शीट के अंदर। ठीक है, आपको पता होगा कि कॉस्ट शीट जो है मतलब कॉस्टिंग जो है, हम पढ़ते हैं कॉस्टिंग। जो कॉस्टिंग का पर्पस होता है, कॉस्टिंग सब्जेक्ट का, वो दो होते हैं। इज टू फाइंड आउट द कॉस्ट, कॉस्ट को फाइंड करना, इज टू फाइंड आउट द कॉस्ट एंड इज टू कंट्रोल द कॉस्ट। पहले कॉस्ट ढूंढेंगे और फिर कॉस्ट को हम क्या करेंगे सर, कंट्रोल करेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं, और कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए ही हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं। तो ये इसका फॉर्मेट बनाने जा रहा हूँ सर। ठीक है, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है तो पहले हम लिखेंगे सर, यहाँ पे कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में आपको आएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या आएगा यहाँ पे? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ये ढूंढना पड़ेगा आपको। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। जो भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है ना, उस मटेरियल को हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। वो ये मटेरियल है जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में काम आता है ना। तो आपको जानना है कितने का मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया, प्रोडक्शन में यूज्ड हो गया। तो कैसे मिलेगा? आपके पास प्रोडक्शन करने से पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना था, वो आपको लेना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल आपको लेना पड़ेगा। यहाँ उस मटेरियल के अंदर आपने परचेजेस किए हैं, परचेजेस किए हैं मटेरियल का, डायरेक्ट मटेरियल का परचेज किया है, तो आपको यहाँ पे प्लस कर देना पड़ेगा। और परचेज करने में जो कोई भी एक्सपेंसेस आपको हुए हैं, परचेज के एक्सपेंसेस हुए हैं, मटेरियल को परचेज करने में एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ। जैसे परचेज के एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं? जैसे आपने कैरियज पे किया है ना, कार्टेज पे किया, कैरियज इनवर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, रेलवे फ्रेट पे किया है, ये भी इनवर्ड की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपने कोई भी टैक्सेस पे की है, ड्यूटीज पे की है जो रिफंडेबल नहीं है, ड्यूटीज यानी कोई भी टैक्सेस जो रिफंडेबल नहीं है, अगर रिफंडेबल है तो वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते हैं। तो ये जो कुछ भी है सर, आपने यहाँ पे जो भी है आपने परचेज एक्सपेंसेस की है, वो आपको यहाँ लिख के यहाँ लिख देने हैं आपको। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। माइनस कर देना है इसमें से, अगर मान लो कोई क्लोजिंग स्टॉक बच गया है रॉ मटेरियल का, तो क्लोजिंग स्टॉक थोड़ी ना कॉस्ट का हिस्सा होता है, ये तो आपका कॉस्ट कम कर देता है। आपने परचेज रिटर्न कर दिया होगा, ये जो मटेरियल जिससे आप प्रोडक्ट बनाने वाले हो, डायरेक्ट मटेरियल, ये आपने रिटर्न कर दिया सप्लायर को, है ना। कोई एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ है, आपने जो मटेरियल परचेज किया था उसका कोई एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ था। नॉर्मल वेस्टेज तो कॉस्ट का हिस्सा है, लेकिन एबनॉर्मल वेस्टेज नहीं है सर, तो वो कॉस्ट में से माइनस कर देना पड़ेगा। एबनॉर्मल वेस्टेज हम कभी भी कस्टमर पे पास ऑन नहीं कर सकते। एबनॉर्मल वेस्टेज माइनस कर दो, एंड कोई आपने यहाँ पे कोई स्क्रैप निकला हो, रॉ मटेरियल का स्क्रैप निकला हो, ठीक है, जो वेस्टेज में आ ही गया है ना, तो यहाँ पे ले लेंगे सर। ठीक है, इतना हो गया। ये जो आएगा इसका रिजल्ट निकल के आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड।
इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। देखो अभी तो सिर्फ मटेरियल का ही कॉस्ट हुआ है। जब भी हम कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, है ना, जब भी हम कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो क्या क्या होता है सर, है ना, मटेरियल का कॉस्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग में, फिर लेबर का कॉस्ट होता है, एंड बाकी दुनिया भर के ओवरहेड्स होते हैं सर। तो ये मटेरियल लिया मैंने, डायरेक्ट मटेरियल लिया, याद रखना। लेबर कौन सा लिया, लेने वाला हूँ डायरेक्ट लेबर। चलिए इसमें ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे डायरेक्ट लेबर। देखो ये वर्ड देख रहे हो आप, डायरेक्ट लेबर। सर लेबर तो समझ में आता है, ये डायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट लेबर वो लेबर है जो एक्चुअली जिनके हाथों से प्रोडक्शन हो रहा है, जो प्रोडक्शन के रचयिता है, जिनके हाथों से प्रोडक्ट बनता है, वो अपने हाथों से इसको बनाते हैं। तो डायरेक्ट लेबर का दूसरा नाम क्या है सर? ये हो सकता है कि डायरेक्ट लेबर या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लेबर, प्रोडक्टिव लेबर, अलग अलग नाम है उसके। प्रोडक्टिव लेबर कह सकते हैं आप, है ना, या आप बोल सकते थे आप फैक्ट्री लेबर, फैक्ट्री वेजेस या फैक्ट्री लेबर। ठीक है, ये डायरेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे आ गया था इसका आंसर। इसके अंदर ये प्लस कर देंगे, है ना। कौन सा लेबर प्लस करेंगे सर? डायरेक्ट। सी यहाँ पे भी डायरेक्ट था, यहाँ पे भी डायरेक्ट है ना। आप देख रहे हो ना सर, यहाँ पे भी डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, यहाँ पे भी हमने डायरेक्ट ही ऐड किया है। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर ऐड कर देंगे और एक एक्सपेंस है डायरेक्ट, इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस भी यहाँ पे प्लस कर देंगे, है ना। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है ना। देखो यार ना, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल जो जो एक्चुअली प्रोडक्ट में दिख रहा है, जो आप कस्टमर बाय जो कर रहा है प्रोडक्ट का, वो मटेरियल, ये वो मटेरियल है जो प्रोडक्ट के अंदर दिखता है, विच कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अगर आप साइकिल बाय कर रहे हो तो साइकिल बाय करने में जो साइकिल जो आपको दिखती है ना, साइकिल का हर एक पार्ट जो आपको दिखता है ना, तो ये सब डायरेक्ट मटेरियल है। साइकिल बनाने वाले लेबर को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट लेबर। और इन दोनों के अलावा ऐसा कोई भी डायरेक्ट खर्चा हो जो हम प्रोडक्ट में इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये खर्चा इस प्रोडक्ट के लिए हुआ है, ये खर्चा कॉमन नहीं है, ये साइकिल बनाने की वजह से ही ये खर्चा हुआ है। अगर हम साइकिल नहीं बनाते तो ये खर्चा नहीं होता। अगर ऐसा है तो इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या? अब आपको मिल जाने वाला है प्राइम कॉस्ट। क्या मिलेगा? ये आपका पहला रिजल्ट आया, इसे हम बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। क्या बोलेंगे सर? इसको प्राइम कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, क्या ठीक है बताओ। इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम कॉस्ट। इसे मैं इंट्रो कर देता हूँ। आपको ये फॉर्मेट आना ही चाहिए कॉस्ट शीट के सम्स करने से पहले, है ना। ठीक है सर, हो गया। ये आपका आ गया सर प्राइम कॉस्ट। ये तीनों का जो मिलन था ये आपका आ गया प्राइम कॉस्ट। सर आपने जो बाजू में कॉलम बनाया किसका है? ये जो कॉलम बनाया है ना हमने, ये रुपीस का कॉलम है। और कभी कभी हम कॉस्ट पर यूनिट जानते हैं। क्या जानते हैं? कॉस्ट पर यूनिट, है ना। देखो ये ऊपर क्या लिखा है? यूनिट प्रोड्यूस्ड, यानी आपने कितने यूनिट बनाए हैं। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 यूनिट्स बनाए और मान लो आपने 10,000 यूनिट्स ही सोल्ड किए, तो ये जो कॉस्ट निकल के आया था ये वाला डायरेक्ट मटेरियल का, मान लो अगर ये कॉस्ट कितना है, ये कॉस्ट है 10 लाख। कितना आया? 10 लाख। तो कितने यूनिट बनाने का कॉस्ट हुआ? ये 10,000 यूनिट बनाने का कॉस्ट हुआ। तो 10,000 से क्या करेंगे हम? उसको डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि पर यूनिट ये कितना निकल के आता है सर? 100 रुपए। ठीक है, 10 लाख तो सभी यूनिट्स का था ना, टोटल। एक यूनिट का कितना? दैट इज कॉस्ट पर यूनिट। वो तो हम एग्जांपल करेंगे, पता चल जाएगा आपको। चलिए अब इसके अंदर ऐड करेंगे सर, ये तो डायरेक्ट खत्म हो। अब आपको ऐड करना है, अब आपको ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड्स।
अब आपको ऐड करने हैं सर फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलते हैं उसको, वर्क्स कॉस्ट बोलते हैं उसको, या उसको बोलते हैं, याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट, ठीक है। ये कोई ओवरहेड्स अगर हुए हैं तो ये आपको हुए, ये हुए क्या, तो ये आपको ऐड कर देने हैं। मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री में हो रहे हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं है ना, जो इजीली प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हाँ लेकिन प्रोडक्ट में पक्का चार्ज करेंगे, कस्टमर को पास ऑन करेंगे, बट जो फैक्ट्री में हुए हैं, तो ये जनरली क्या होता है, ये जनरली क्या होता है, ये इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। इनडायरेक्ट मटेरियल, ये इनडायरेक्ट लेबर है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो फैक्ट्री लेवल पे हो रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर हो रहे हैं, है ना। इनडायरेक्ट लेबर जो एक्चुअली वो लेबर नहीं है जिसके हाथों से प्रोडक्ट बन रहा है ये, लेकिन ये वो लेबर है जो फैक्ट्री में चाहिए, इसके बगैर वो डायरेक्ट लेबर काम नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो ना सुपरवाइजर सैलरी हो गया, सुपरवाइजर का सैलरी हो गया तो यहाँ पे लिख दो, है ना। स्टोर कीपर हो गया, कोई अगर वॉचमैन है फैक्ट्री में तो वॉचमैन का पगार हो गया सर, है ना, ये वो लेबर है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑयल मैन है, ऑयल मैन समझते हो, जो मशीन के अंदर ऑयल डालता है ना, मशीन में ऑयल डालने का काम है उसका, वो प्रोडक्ट बनाने का काम नहीं है। प्रोडक्ट बनाता अगर वो तो डायरेक्ट मिल जाता। तो ऐसे हर एक लेबर जो फैक्ट्री में काम तो करता है लेकिन एक्चुअली वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। मैन्युफैक्चरिंग करने वाले वर्कर को ये हेल्प करते हैं इनडायरेक्ट तरीके से, आप समझो। इसे हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट लेबर जो फैक्ट्री में है। उसी तरीके से इनडायरेक्ट मटेरियल, ये वो मटेरियल है जो प्रोडक्ट में दिखता नहीं है ना, बट इसके बगैर प्रोडक्ट बनता भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हो गई मशीनरी, है ना। अब देखो मशीनरी थोड़ी प्रोडक्ट में दिखती है। अगर आप साइकिल बना रहे हो तो साइकिल दिखता है ना प्रोडक्ट में, मशीन थोड़ी दिखेगा। लेकिन मशीन चाहिए तो मशीन का जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो चाहिए होगा, है ना। आ, ये कह सकते हो, इसको एक्सपेंस भी कह सकते हैं हालांकि। और कौन से मटेरियल का एक्सपेंस हो सकता है, फॉर एग्जांपल ऑयल यूज कर रहे हैं, ग्रीस यूज कर रहे हैं मशीन में डालने के लिए, कॉटन वेस्ट आप यूज कर रहे हैं फैक्ट्री में, है ना। फैक्ट्री में रखा हुआ डस्टबिन, है ना, फैक्ट्री में रखा हुआ डस्टबिन वो भी तो मटेरियल है, लेकिन फैक्ट्री में रखा हुआ है तो फैक्ट्री का हो जाएगा, है ना। फैक्ट्री में रखा हुआ झाड़ू, है ना, तो वो भी ब्रूम, वो भी एक्सपेंस हो जाएगा इधर, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री लेवल पे होते हैं, है ना, जो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। यस और नो, जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री आपकी नहीं है, आपने रेंट पे ली है, फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री का लाइट हो गया। यस और नो, ये सब एक्सपेंसेस यहाँ पे आएंगे। इसको यहाँ पे ऐड करते जाना है आपको, एक एक करके जितने भी एक्सपेंसेस यहाँ पे ऐड करते जाना है सर, यहाँ पे, ठीक है। जैसे इसको ऐड करोगे यहाँ मिलेगा, इसे हम बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे क्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब इस ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर ऐड करेंगे हम, ऐड करेंगे ओपन स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसा वर्क इन प्रोग्रेस जो आपके पास पिछले साल का था, पिछले पीरियड का था, यहाँ पे प्लस कर देंगे, और इसमें से ही माइनस कर देंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ये दोनों प्लस और माइनस कर देंगे, और जैसे ही आप ये करोगे ये मिल जाएगा आपको नेट फैक्ट्री कॉस्ट। क्या मिलेगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। तो मतलब तो ये हो गया, लेकिन अगर आपको वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिया है तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाने वाला है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आने वाला है नेट फैक्ट्री कॉस्ट आंसर ये है, ठीक है। इसको अगर आप डिवाइड कर दोगे, इसको आप अगर डिवाइड कर दोगे नंबर्स ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से, तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट पर यूनिट, ये मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी इसके अंदर ऐड होगा, इसके अंदर ऐड होगा, है ना, क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट जो भी होता है उसके अंदर ऐड करो,
ठीक है ना, हम क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, क्वालिटी को देखते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बना के रखा है फैक्ट्री के अंदर, तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट हम ऐड करते हैं। फिर हम इसके अंदर ऐड करते हैं, ऐड ही करते जाना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, R&D एक्सपेंसेस, R&D कॉस्ट हुआ है तो वो भी इसके अंदर प्लस कर देंगे, वो भी ऐड करेंगे। चलो आगे, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, और ऐड करेंगे, कौन कौन से ऐड कर दिए देखो, कौन कौन से ऐड कर दिए, ये ऐड किया आपने क्वालिटी कंट्रोल, ये भी ऐड कर देना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। फिर ऐड करने हैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स अगर हुए हैं प्रोडक्शन के लिए, याद रखना ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, जो जो दो बार आएंगे, एक तो अभी आएंगे जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हुए हैं जो प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ा था, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज जुड़े हैं यहाँ आएंगे। फिर एक जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी आएगा, फिर इसमें से लेस कर देना, लेस कर देना। अगर मान लो कोई फैक्ट्री का स्क्रैप निकला हो तो फैक्ट्री का स्क्रैप हम यही बेच देंगे, फैक्ट्री का स्क्रैप बेचने से आपका जितने से भी स्क्रैप आया है उतना हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, फैक्ट्री स्क्रैप बोलते हैं। या मान लो कोई बाई प्रोडक्ट आपने यहाँ पे बेच दिया है, आप समझते हो ना बाई प्रोडक्ट क्या होता है, जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेट्रोल बना रहे हो और पेट्रोल बनाते बनाते बीच में मानो अगर कैरोसिन निकल के आ जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। तो बाई प्रोडक्ट अगर आपने बेच दिया हो ना, तो इससे आपका कॉस्ट, स्क्रैप बेचा हो इससे आपका कॉस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ऐड कर देना है, और एक चीज ऐड कर देना, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल का कोई भी खर्चा हुआ है तो यहाँ पे आता है प्राइमरी पैकिंग मटेरियल। तो पैकिंग मटेरियल दो प्रकार के होते हैं, तो प्राइमरी होता है, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल वो मटेरियल है जो प्रोडक्शन मतलब के लिए बहुत जरूरी है। जैसे एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको, जैसे आपने वो अमूल बटर का क्यूब देखा होगा, मान लो ये अमूल बटर है, येलो होता है ना बटर, तो बटर येलो बना, तो मान लो अमूल बटर है, ठीक है, ये बटर है, और इस बटर को ये जो इसको रैप करते वो पेपर आता है ना, तो रैप करने वाला पेपर, फॉर एग्जांपल ये पेपर लगा दिया उस पर, याद है ना, एक इमीडिएट पेपर आता है जो जरूरी है, व्हाइट कलर का एक पेपर आता है, और फिर उसको और एक पेपर से रैप करते हैं, तो अंदर जो पेपर था ना इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी पैकिंग। उस तरह से आपने शायद कैडबरी में भी देखा हो, कैडबरी का जो होती है, कैडबरी के अंदर ये येलो कलर का एक पेपर आता है, रैप करते हैं और फिर ब्लू कलर का पेपर ऊपर डलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी पैकिंग मटेरियल जो प्रोडक्ट से लिपटा हुआ होता है मेन। तो अगर ये है तो सर ये यहाँ पे ऐड कर, ठीक है, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल यहाँ पे कर देना है आपको ऐड, डन। इतना करोगे ये मिल जाने वाला है आपको क्या, ये इसे बोलेंगे सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या मिला आपको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिला। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आ गया। देखो अब तक क्या क्या मिल चुका है आपको, अब तक आपको मिल चुका है, पहले आपको मिला था सर, है ना, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, बट उसके अंदर पहले कौन सा मिला था, प्राइम कॉस्ट मिला था, ये प्राइम कॉस्ट मिला था। फिर आपको मिला ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, फिर आपको मिला नेट फैक्ट्री कॉस्ट, अभी आपको मिल रहा है सब देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आपको ऐड करना है, क्या ऐड करोगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। पिछला कोई क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हो फिनिश गुड्स का, जो अभी क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, यहाँ प्लस कर देना एंड माइनस कर देना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये माइनस कर देना यहाँ पे। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस हो जाएगा, एंड फिर जो निकल के आएगा इससे हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
एंड लास्ट में दो आइटम और आपको ऐड कर देना होता है, क्या? सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस या मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एमकेटी एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, है ना, ये आपको ऐड कर देने हैं यहाँ पे। मार्केटिंग के अंदर आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऐड कर देना। ये आपको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्रॉफिट, जो आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था, जो प्रॉफिट आप अर्न करना चाहते हो, ये प्रॉफिट ऐड कर देंगे। और फिर जो निकल के आएगा उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, टोटल कॉस्ट बोलते हैं या इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्लियर? तो ये हो गई आपकी कॉस्ट शीट। इसको निकाल देना, इस पेज की जरूरत नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख देना सर आप नोटबुक के अंदर, ये कॉस्ट शीट आना जरूरी है इसके सम्स करने के लिए। डन ना? चलिए, अब दूसरी बात क्या जरूरी है? दूसरी बात क्या जरूरी है, जब आप कॉस्ट शीट बनाओगे ना तो याद रखना, नन कॉस्ट आइटम है। अगर आपको क्वेश्चन में ये जो आइटम नीचे लिखने जा रहा हूं सर, ये जो नीचे आइटम लिखने जा रहे हैं, अगर आपको ये दी है तो उसको आपको लेना ही नहीं है। नन कॉस्ट आइटम है, वो कभी भी कॉस्ट शीट का हिस्सा नहीं बनती है। हो सकता है कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिखते हो, आपको यहाँ नहीं लिखना है ना, वो कॉस्ट का कभी हिस्सा नहीं बनेगी। जैसे बहुत बार देंगे आपको फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, क्या देंगे? फाइनेंशियल एक्सपेंस देंगे। फाइनेंशियल एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ? फाइनेंस को मार्केट में से उठाने का कॉस्ट, यानी आपने कहीं पे इंटरेस्ट पे किया है। कहाँ इंटरेस्ट पे किया? इंटरेस्ट पे किया अपने लोन पे, बैंक लोन लिया था, या कंपनी होगी तो कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किए होंगे, बॉन्ड्स इश्यू किए होंगे, वहां पे जो डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करते हैं वो हम नहीं लेंगे सर, वो फाइनेंस कॉस्ट नहीं लेते। ठीक है, क्यों नहीं लेते फाइनेंस कॉस्ट सर? इंटरेस्ट एक्सपेंस क्यों नहीं लेंगे? अरे, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसको बनाने के लिए आपने मार्केट में से फाइनेंस उठाया, आपने मार्केट में से लोन ली, लेकिन आपके जैसे ही प्रोडक्ट बनाने वाले आपके कॉम्पिटिटर ने मार्केट में से लोन नहीं ली है, तो अगर उसको तो कॉस्ट में ऐड नहीं करेगा, वो कॉस्ट में ऐड नहीं करेगा तो इसका कॉस्ट कम आएगा, आपका बढ़ जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट लेगा कौन? प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में जो कुछ भी नॉर्मल कॉस्ट होता है वो सब लिया जाता है। कॉमन बेसिस पे जो सब लेते वो सब लेंगे, कोई भी एबनॉर्मल कॉस्ट मत लेना, कोई भी एबनॉर्मल कॉस्ट लेना ही नहीं। ऐसा कॉस्ट जो एक्चुअली नहीं होना चाहिए था प्रोडक्शन करते वक्त, जैसे कि लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, कुछ भी है, किसी भी प्रकार का लॉस हुआ है, है ना। एबनॉर्मल वेस्टेज हो गया, वेस्टेज किसका हो सकता है? मटेरियल का वेस्टेज हो, लीवर का वेस्टेज हो, है ना, कुछ भी हो, एबनॉर्मल लगे मत लेना, है ना। किसी भी प्रकार के प्रोविजंस के एक्सपेंसेस नहीं लेंगे, प्रोविजंस थोड़ी एक्सपेंस होता है। अगर क्वेश्चन ने बोला हो कि बैड डेट रिजर्व करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बोला है तो मत लेना सर। या आपको बोला है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, मत लेना। प्रोविजन फॉर रिपेयर्स बोला है, मत लेना। ठीक है, हाँ, एट द सेम टाइम डेप्रिशिएशन लेंगे, है ना, डेप्री लिया जाएगा। ठीक है, प्रोविजंस मत लेना। किसी भी प्रकार का एप्रोप्रिएशंस मत लेना। एप्रोप्रिएशन ऑफ व्हाट? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ना, प्रॉफिट का बंटवारा करते हैं, हम बोलते हैं सेंट्रल रिजर्व में ट्रांसफर किया, या कहीं पे भी ट्रांसफर किया, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व में ट्रांसफर किया, या आप प्रपोज डिविडेंड इसमें से देना चाहते हो, डिविडेंड भी प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है ना, प्रॉफिट का बंटवारा हो रहा है ना, प्रॉफिट जानने के बाद होगा ना, तो ये सब मत लेना सर। ठीक है, फिर किसी भी प्रकार की इनकम्स मत लेना। इनकम तो आती ही नहीं है, मेन पर्पस कॉस्ट शीट बनाने का कॉस्ट जानने का है ना, इनकम जानने का थोड़ी है, तो इनकम मत लेना। फिर मैं क्या कहूँ, किसी भी प्रकार की पेनल्टीज मत लेना। पेनल्टीज या फाइन्स क्वेश्चन में दिए गए हैं तो मत लेना, कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते। अगर आपने कहीं पे चैरिटी की हो,
कहीं भी चैरिटी किया हो, मंदिर में या ट्रस्ट को या पॉलिटिकल पार्टी को, किसी को भी चैरिटी का एक्सपेंस दिया है तो मत लेना, ठीक है ना, इनकम मत लेना। किसी भी प्रकार का एडवांस पेमेंट मत लेना, एडवांस माइनस कर देना सर, है ना, एक्सपेंस पे एडवांस माइनस कर देना, एट द सेम टाइम अगर आउटस्टैंडिंग हो तो प्लस कर देना, है ना। बोलिए, मेरे हिसाब से इतनी आइटम है जो आपको कॉस्टिंग में लेनी नहीं है, तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया हो तो उसको मत लेना। क्लियर कि नहीं? अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कहाँ पे, पता है, यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि किसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहते हैं, है ना, यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा ना हो जाए कि कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और आपने नीचे फैक्ट्री में या कहीं ऑफिस में डाल दिए, है ना। आप समझ रहे हो ना, जैसे आपने फैक्ट्री में डाल दिए या आपने यहाँ पे ऑफिस में डाल दिए। अच्छा, मैं ऑफिस के ओवरहेड्स बोलना भूल गया क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स और एक बार आते हैं ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ था, ये रहा, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो, एक गलती हो गई बच्चों मुझसे, कौन सी? ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नीचे ये जो रिजल्ट आएगा इसके नीचे यहाँ पे आपको डाल देना है फिर से, फिर से एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। जल्दी जल्दी में भूल गया, आपको नहीं भूलना है सर, ठीक है। हम गलती करें तो चले, आप चलो तो नहीं चलेगा सर, आपको तो मार्क्स चाहिए नहीं, ठीक है। हमने इसलिए गलती करते हैं क्योंकि आप समझ सको गलती करने का क्या परिणाम आता है। देखो यहाँ पे ऐड कर देना है, तो देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स यहाँ पे भी थे, आप देखो सर, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स थे और यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है ना, ये भी तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है। पर ये फर्क क्या है, ये प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं और ये जनरल है, ये जनरल, है ना, तो इसको आप क्या बोलोगे, जनरल एक्सपेंस बोलोगे, ये जनरल है। अच्छा, वही याद आ गया, चलो ठीक है। तो सर अभी लिखेंगे क्या यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की खर्चे लिखेंगे यार, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री ऑफिस लेवल पे यूज हो रहे हैं ना, ऑफिस में काम करने वाला स्टाफ जो अकाउंट रखता है एक्चुअली सब कुछ, है ना, जो एम्प्लॉइज है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जनरल, यहाँ पे आएंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में क्या आने वाले हैं, अगेन इनडायरेक्ट मटेरियल, ये सब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो रहा है। इनडायरेक्ट लेबर में क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई आपका सेल्समैन है ना, तो सेल्समैन को आप जो पगार देते हो सर, तो क्या आएगा, इनडायरेक्ट लेबर ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सुन लो। इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या आने वाला है, इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या आएगा, है ना, सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल आ जाएगा ना इधर। इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या आएगा, ऐसा हर एक मटेरियल जो सेलिंग डिपार्टमेंट में है ना। जैसे यहाँ पे भी मान लो अगर आप स्टेशनरी यूज कर रहे हो क्योंकि सेलिंग डिपार्टमेंट में स्टेशनरी तो होगी ना, बुक्स तो होगी, तो इनडायरेक्ट मटेरियल में आ जाएगा। यहाँ पे डस्टबिन रखा है तो यहाँ पे आ जाएगा, मटेरियल में आ जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या लिखो, अगर सेलिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट अगर आप रेंट पे करते हो तो रेंट, इसका लाइट बिल तो लाइट बिल, समझ रहे हो ना, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। क्लियर? ठीक है, तो ये आपको फॉर्मेट आना चाहिए, थोड़ा फटाफट करा दिया लेकिन आपको ये आना जरूर चाहिए, फिर हम एग्जाम्पल पे जा सकते हैं।